नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? चलिए वीकेंड का वार करते हैं स्टॉक स्मिथ के साथ। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट के बारे में। फ्यूचर्स ट्रेंड में क्या हो रहा है ग्लोबली, एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी, मार्केट मूवर्स, स्टॉक न्यूज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेंड निकालेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से। पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स में कौन कौन है उन सबको देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक एक करके वर्ल्ड मार्केट की ओर। दोस्तों, अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो काफ़ी स्टेबल था एक्सेप्ट फॉर द यूरोपियन सेक्टर। साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका काफ़ी स्टेबल थी और फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद था क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। और अमेरिकन मार्केट के अच्छे पोजीशन के बाद में एशियन मार्केट भी काफ़ी अच्छा खुला। इसके चलते यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी अच्छा खुला। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में जो स्पाइकिंग आई, इसके चलते यूरोपियन मार्केट जो है गिरावट की तरफ बढ़ता गया और दिन के अंत में ये नेगेटिव में बंद हुआ है। आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट जो है नेगेटिव पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मोरलेस पॉजिटिव पे था थर्सडे के दिन 2 जुलाई। और इसके बाद एशियन मार्केट भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव खुला और रहा। इसके चलते यूरोपियन मार्केट भी फ्राइडे को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया। लेकिन एक रिकॉर्ड सर्च जो यूएस में हुई कोरोना वायरस के केसेस को लेकर, इसके चलते जो ओवरऑल इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म था ये टूट गया और यूरोपियन मार्केट गिर गया। दोस्तों, जुलाई 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाता है क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस मिली थी ग्रेट ब्रिटेन से। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो ये मोरलेस गिरा था। अगर आप देखें अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर्स काफ़ी रेड पे क्लोज हुआ। यूरोपियन मार्केट एक्सेप्ट फॉर जर्मनी एंड यूरो स्टॉक्स 50 सारे ही रेड पे हैं। एशियन मार्केट अपबीट पे था लेकिन मोरलेस बाकी सारे जगह पे फ्यूचर्स इंडेक्स जो हैं वो नेगेटिव पे थे। इसके बावजूद कि डाउ जोन्स फ्यूचर नेगेटिव पे था, S&P नेगेटिव पे था और नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव पे था। यूएस मार्केट में जो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था। दोस्तों, खुशी की खबर ये है कि एफआईआई और डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पैसा अब मार्केट के अंदर आ रहा है। 1 जुलाई को अगर आप देखें तो लगभग 320 करोड़ मार्केट के बाहर चला गया था और 2 जुलाई की बात करें तो तकरीबन 350 करोड़ मार्केट के अंदर वापस आए। और 3 जुलाई को यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये तकरीबन 550 करोड़ की री एंट्री है। कुल मिला के लगभग 400 करोड़ जुलाई मंथ में मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर हम मार्केट मूवर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीड कर रहा था। मार्केट में न्यूज़ था कि सिविल एक्टिविटीज़ जो हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन है, वो अब चाइना कंपनीज़ को नहीं डोमेस्टिकली इंडियन कंपनीज़ को करनी चाहिए। इसके चलते बड़े बड़े दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंपनीज़ हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस, आयशा मोटर्स और सारे ही कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया था। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में जो मूवमेंट देखी गई थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, उस पर भी कंटिन्यूएशन देखी गई। टीसीएस अप था, इन्फोसिस अप था, एचसीएल टेक अप था, टेक महिंद्रा अप था। ये सारे ही स्टॉक पॉजिटिव थे। इसके बाद में तीसरा सेक्टर जो पॉजिटिव था वो था ऑटो सेक्टर। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ऑटो सेक्टर नंबर 1 पे था। इसके चलते यहाँ पर कंटिन्यूड मोमेंटम था। आयशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, आप देख सकते हैं सारे ही काफ़ी अच्छे मोमेंटम में चल रहे थे। सबसे नेगेटिव पे जो थे वो थे बैंकिंग सेक्टर, स्टार्टिंग विद दी पीएसयू बैंक्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेड था। इसका रीज़न था कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं,
यहाँ पर एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हुई थी। एक आरबीआई का सर्कुलर आया था कि जो लिक्विडिटी स्कीम उन्होंने बनाई है एनबीएफसी और एचएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, उनके रिस्क मिटिगेट करने के लिए, ताकि वो बैंक्स या कंपनीज जो हैं डिफ़ॉल्ट के रिस्क से बच सकें। ये स्कीम जो है ये सिलेक्ट एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए ही लागू होगी। उसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे, जिसके बारे में हमने डिटेल में हमारे पिछले वीडियो में बताया था। इसके चलते जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की गई थी, एक जनरल नोशन था कि मार्केट अब काफ़ी ऊपर जाएगा। इसके चलते फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा अंदर आ गया था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई थी और आज जाके यहाँ पर सारी अनवाइंडिंग हुई है इसकी और सारा पैसा निकाला गया है मार्केट से, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में से। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। भारत बायोटेक ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी और अच्छी खबर लेके आ सकती है। इन्होंने जो मैंडेटेड प्रोटोकॉल्स थे एनिमल टेस्टिंग के, इसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और अब क्लिनिकल डेवलपमेंट कर रही है कोविड के वैक्सीन के लिए। इनका एक ब्रांड आ रहा है वैक्सीन के तौर पे, जिसका नाम होगा कोवैक्सीन। काफ़ी उम्मीद है कि हम सब अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ फिर से मिल पाएंगे और खुशी खुशी बाहर की दुनिया की जो हवा है उसे संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ हम उसे एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ कोरोना के चलते जो बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं अभी भी जुलाई 31 तक सस्पेंडेड हैं। कुछ रूट्स एग्जम्प्ट किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर सारे ही सस्पेंड है। इसकी वजह से हमारे जो एयरलाइन सेक्टर है इसमें फ्लैट ट्रेंड बने रहने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों, हमारा इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट है और इसमें $500 बिलियन से भी ज़्यादा की रकम है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इकनॉमी है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है इसकी वजह से। दोस्तों, ये सारे न्यूज़ हम हमारे फेसबुक पेज पे भी पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम और ये पुरानी खबर हो चुकी है और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में भी इन सारे न्यूज़ को पा सकते हैं। इसे डिटेल में रीड करने के लिए आप उसे देखिए। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है, हमारे जो बिग बुल हैं राकेश जी, उन्होंने कहा है कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है काफ़ी ज़्यादा अनफेवर्ड स्टॉक्स में। एसेंशियली हम बुल मार्केट में हैं जो 1981 में शुरू हुई थी और हमने बहुत सारे गिरावट देखी है, लेकिन वो सारी गिरावटें कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो ये राकेश झुंझुनवाला इनकी अच्छी मैसेज है ये हम सब के लिए कि हमारा पैसा तैयार रखें हम और इन स्टॉक्स में डालें जिनका हमने कभी विचार भी नहीं किया था कि इनमें पैसा बढ़ेगा। दोस्तों, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी है, ये भी हमने फेसबुक में पब्लिश किया था, आपने देखा होगा। इंटेल कैपिटल एक 11वीं कंपनी है जो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तकरीबन 0.39% की इक्विटी स्टेक ये ले रही है, जिसकी रकम लगभग 1894 करोड़ की है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। रिलायंस में अच्छी बूस्ट दिखाई दे रही है। ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। रिलायंस अगर आगे जाएगा, मुकेश अंबानी आगे जाएंगे, तो सुनील मित्तल भी पीछे नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एंटरप्राइजेस यूके गवर्नमेंट के साथ में एक कंसोर्टियम बना के सैटेलाइट ऑपरेटर वनवेब के बैंकरप्सी के चलते यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लगभग 20% की स्टेक एक्वायर की गई है और इसकी कुल रकम लगभग $623 मिलियन की मानी जाती है। दोस्तों, वनवेब के 74 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं तकरीबन 550 और ज़्यादा सैटेलाइट्स अगले साल के अंत तक में। वनवेब जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करती है। साथ में हम ये भी बता दें आपको कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है
ये इनके कंपटीटर हैं, ये इनके डायरेक्ट कंपटीटर हैं और इनके तकरीबन 500 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय लेड कंसोर्टियम जो है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके आई है और इसके चलते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे सकती है हम लोगों को। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस और किस तरह से ऑप्शन चेन के डाटा को हम ट्रेंड में डालें, टेक्निकल चार्ट में डालें और उसका फ़ायदा लें। दोस्तों, यहाँ पर हमने सारा डेटा का इवैल्यूएशन किया है, हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम करते हैं। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये सेक्शन है जहाँ पर स्टॉक्समिथ्स ऑप्शन चेन एनालिसिस की स्ट्रेंथ प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है। दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है वो डायरेक्शन नहीं बताता, वो स्ट्रेंथ बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस में कितनी रेजिस्टेंस है और किस स्ट्राइक प्राइस में सपोर्ट है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूती है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है। तो आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड द मिड पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट जो है ये एक टाइप का वीवैप है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। ये तकरीबन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कोई समझाना नहीं चाहता आपको कि आप पैसा कहाँ डालें, तो सब जगह पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके लिए हम ट्रेंड इस्तेमाल करेंगे, चार्ट इस्तेमाल करेंगे। तो स्लैंटिंग लाइंस जो है ये टेक्निकल एनालिसिस से बने हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो रेड कलर की लाइन है वो रेजिस्टेंस है और ग्रीन कलर की लाइन है वो सपोर्ट है। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर हम जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक दूसरे के साथ में मिल गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉर्नरिंग हो रही है। तो इससे क्लैरिटी अगर हमें और चाहिए और अगर हमें लगता है कि ये रेजिस्टेंस पे निफ्टी अटक जाएगा और आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है हम गलत हैं या हो सकता है हम सही भी हैं। तो हमें और एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, एक कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है कि वाकई में क्या ये रेड लाइन हेवी रेजिस्टेंस है या मॉडरेट रेजिस्टेंस है। तो इसी के लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और ऑप्शन चेन एनालिसिस में समझते हैं कि और बेहतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ग्रीन डॉटेड लाइन जो है ये एक बाउंड्री सपोर्ट है ऑप्शन चेन एनालिसिस की और रेड लाइन जो है ये बाउंड्री रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से। और साथ में ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी ऑप्शन चेन एनालिसिस की रेजिस्टेंस है 10,767 और साथ ही साथ सपोर्ट जो 10,200 में है वो भी हमने प्लॉट की है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइन ये लगभग 10,200 के आसपास हमने लगाई हुई है। साथ में एक बैलेंसिंग लाइन भी आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के रिपोर्ट में 10,271, तो ये भी हमने यहाँ पे लगाई है। ये डॉटेड ब्लू लाइन है, ये एक टाइप का वीवैप है। तो दोस्तों, अभी हमें समझ में आता है कि मोरलेस जो सपोर्ट है वो यहाँ पर बना हुआ है 10,200 से 10,300 के बीच में। तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, इसे तोड़ना मुश्किल रहेगा क्योंकि ये डबल सपोर्ट है। इसके साथ में ये जो ट्रेंड की सपोर्ट आती है जिसे बहुत लोग समझते हैं वो भी यहाँ पर आके लग रही है, आसपास में यहीं पर है। तो ये सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बन चुका है। तो अगर इस तरफ में स्टॉक आता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ के नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर कॉल की बाइंग करनी है। मैंने बहुत बार देखा है कि मैं अगर रेजिस्टेंस बताता हूँ कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है, मैं अगर बताता हूँ कि टॉप साइड में यहाँ पे भयंकर रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर 11,000 के ऊपर जाएगा नहीं, तो लोग यहाँ से जहाँ पर भी प्राइस है वहाँ से पुट की बाइंग कर देते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। फिर कहते हैं आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पुट की बाइंग करनी होगी ना, यहाँ से नीचे आएगा रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पर जब तक प्राइस नहीं आएगा आप कॉल की बाइंग नहीं करेंगे। आप कहीं पर भी हैं वहाँ पर आप पुट की बाइंग कर सकते हैं ताकि प्राइस नीचे आए और आप फ़ायदा बनाएं। तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने
पेपर ट्रेडिंग नहीं की है इसमें, तब तक हम चाहेंगे कि आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि डेफिनेटली इसमें फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन अगर थोड़ी भी जानकारी कमज़ोर पड़ जाए तो इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरा जो आपने अमाउंट प्रीमियम के लिए दिया है वो वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, इसे जूम इन कर लेते हैं और यहाँ देखिए, अगर 10,640 के ऊपर में अगर इंडेक्स जाता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर हमें इम्पल्सिव नहीं होना है ट्रेडिंग के टाइम पे। यहाँ देखिए, इस कैंडल स्टिक में जो रेड कलर का बड़ा मोटा कैंडल स्टिक बना है, यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट किया था, तो हमें इम्पल्सिव नहीं होना है, हमें वेट करना है, पेशेंटली देखना है कि क्या होता है। और इस पॉइंट पे जब वो ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता, ये हमारा मौका है। हमें समझना होगा कि स्टॉक नीचे आने वाला है। कहाँ तक आएगा? पहला मजबूत सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, और अगर इसे तोड़ भी दे तो हमें पता है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से कि 10,270 के तक तो ये आसानी से आएगा। यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस से भी अगर देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस अलग नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस करके ही लोगों ने यहाँ पर पैसा डाला है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पर कॉल लेना है। और यहाँ पर जब स्टॉक पहुँचेगा या यहाँ पर पहुँचेगा तो बहुत सारे लोग जो अपने कॉल्स हैं उसकी अनवाइंडिंग कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप ये चीज़ को समझिएगा। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है, तो देखना होगा कि ये इसे तोड़ता है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ता है तो फिर नीचे आ रहा है, कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, इसके बाद यहाँ तक आएगा, इसके बाद यहाँ तक आएगा। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको पकड़कर ही हम ट्रेडिंग करते हैं। जनरली हम हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप लोगों को हम इंट्राडे और एफएनओ के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो बुल मार्केट है। यहाँ पर पैसा डालिए, काफ़ी कम रिस्क है, ऊपर जाना है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में डालिए। हम मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, डेली हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताते हैं, जहाँ पर पैसा आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने जब एनालिसिस की, ऑप्शन चेन की, तो हमें समझ में आया 22,333 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है और एक सपोर्ट बना हुआ है 21,325 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की सपोर्ट बनी हुई थी, और यहाँ पे जैसे ही RSI पॉजिटिव हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पॉजिटिव हो गए इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर एक सेकंड रेंज ऑफ सपोर्ट बनी है, काफ़ी बाउंस बैक किया है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस के साथ जैसे ही मैचिंग हुई, यहाँ पर स्टॉक नीचे आने लगा और इसके बाद में दोबारा ऊपर गया और अगले रेजिस्टेंस से इसने रिट्रेस किया है और फिर से इस लाइन के पास में आया है। तो ये हमें समझ में आती है ट्रेंड एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से, प्राइस एक्शन के मूवमेंट से, कि ये एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। क्योंकि अब ये सपोर्ट के पास में ही है, क्या ये वाकई में बाउंस करेगा, नीचे आएगा, क्या ये सेकंड सपोर्ट के पास आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बाउंड्री है, ये मैक्सिमम 23,000 का एक बैरियर बना हुआ है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, मजबूत बैरियर बना है। उसी तरह से लगभग 21,000 के आसपास में यहाँ पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 38% की रेजिस्टेंस बनी हुई है 22,333 पे। कहने का मतलब है ये मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ देखिए, पैसा यहाँ पर गया था और इसने रिट्रेस किया है काफ़ी स्ट्रांगली। यहाँ पे एक बड़ा विग बना है, ये बताता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था और स्टॉक उसे टिक नहीं पाया। उसके अगले दिन उसी पॉइंट से नीचे आया है। उसने कोशिश की है एक अच्छी छलांग लगाने के लिए, गैप अप हुई थी, लेकिन वो बाद में नीचे ही आया। तो अब कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर जो हमने टेक्निकल ट्रेंड लाइन बनाई है, देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस एग्जैक्टली वहाँ पर प्रेशर दिखा रहा है। तकरीबन
21,650 के पास में है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसे तोड़ता है तो नीचे अगला सपोर्ट है 21,325 के पास में। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ पे पुट की बाइंग की थी, आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, आपने पहले परख लिया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और आप अब स्क्वायर ऑफ करेंगे, आप अपने पुट की कवरिंग करेंगे यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छे ट्रेडर के संकेत होते हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सारा पॉइंट को समझते हैं, डेटा पॉइंट का एनालिसिस करते हैं और फिर ही ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इतना मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, बैलेंस है। यहाँ पर मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं। ये एक टाइप का वीवैप है। तो यहाँ से टूट के अगर नीचे गया तो 21,325 के नीचे थोड़ा मुश्किल लगता है जाना, और फिर भी गया तो 21,000 तक आ सकता है अल्टीमेटली। इसके नीचे मुश्किल है जाना, क्योंकि यहाँ पर पैसा का जो है क्लोजर हो जाता है। यहाँ पर बाद में मूवमेंट नहीं होती है, यहाँ पर वॉलीटिलिटी जो है एकदम स्टेगनेंट हो जाती है। तो हम यही सोचेंगे कि अगर पैसा आएगा तो यहाँ तक आएगा। तो अगर कॉल की बाइंग करनी है तो इस पॉइंट पे करनी है दोस्तों, यहाँ पर नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी। हमें पेशेंटली रुकना है। जब तक इस रेंज में नहीं आ जाता तो हमें कॉल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो है प्राइस मूवमेंट अपवर्ड साइड में होगा। यहाँ पे एक बार पहुँच गया, उसके बाद यहाँ 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 ऐसे जाना है। ऑफ कोर्स ये डेटा चेंज होते रहता है, मार्केट के बीचों बीच ये चेंज हो जाता है पूरा ट्रेंड एनालिसिस। ये जो चार्ट है, ऑप्शन चेन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। हमें तो पता रहते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक हम ये पहुंचा सकें। आप सारे हमारे दोस्त हैं, हम आपको गाइड करना चाहते हैं तो हम हमारे फेसबुक में पब्लिश कर देते हैं। लेकिन हमारे सारे दोस्त जो हैं, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं मार्केट में, तो कभी कभी फेसबुक पेज को आप देख नहीं पाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि मार्केट में गतिविधि कैसी चेंज हो रही है। तो राइट पॉइंट पर ही आपको एंट्री लेनी चाहिए। काफ़ी ये जो बॉटम में आएगा यहाँ पर कॉल की एंट्री करनी चाहिए। यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाएगा तब आपको सेलिंग करनी है। सिमिलरली जब वो एक रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाता है तो यहाँ पर सेलिंग करनी है। इसके नीचे जाने के बाद में वो अपॉर्चुनिटी चली गई है। इसमें आप सोचेंगे कि अभी भी हम कर सकते हैं क्योंकि नीचे जा रहा है। तो जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स है वो आपको बेनिफिट करने नहीं देगा, उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, कभी भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमें ऐसे पॉइंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ जो है सक्सेस की बहुत हाई है। आज नहीं मिला कल मिलेगा, जान है तो जहान है ना। तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये रेक्टेंगल का जो बॉक्स है ये कोरोना के टाइम का बॉक्स है। इस डाउन ट्रेंड को हमने हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में डिलीट कर दिया है। ये सेक्शन जो है हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। ये एक पेंडेमिक की वजह से गिरा था, ना कि स्टॉक के गलत परफॉर्मेंस होने की वजह से है। तो ये करने से हमारा सॉफ्टवेयर जो है पहले की तरह एक प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी हमको बताता है कि कौन से स्टॉक्स जो है अब अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर का सपोर्ट बना है, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट बना है। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका लॉन्ग टर्म अगर आप इवैल्यूएशन देखें तो ये काफ़ी स्टेबल था पिछले 1 साल में, और इससे पहले इसने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखाया था। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं सोचेंगे, हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इसका नियर टर्म हाई लगा था, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इसने जो है एक ब्रेकआउट किया था और कोरोना के बाद दोबारा स्टॉक इसके पास पहुंचा है। इसने इस बैरियर को ब्रेकआउट किया है। क्योंकि इसमें ऑप्शन चैनल एनालिसिस नहीं है, ये स्टॉक एफएनओ की स्टॉक नहीं है, तो हम ट्रेडिशनल वे में इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं और टारगेट को हम टच करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है फ़िलहाल, और यहाँ पर उसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस आता है।
2050 में। जिस तरह की ट्रेंड ये स्टॉक लेके आया है, इसमें बहुत चांसेस है कि ये 2050 तक जाके लगेगा। इस 2050 तक हमको पहुंचना है तो हमें क्या करना है? तो हमें इन्वेस्ट करना है स्मार्टली। दोस्तों हम एंट्री लेंगे लगभग 1960 में, और यहाँ से लेके जब वो स्टॉप नीचे आएगा तो हम 1945 तक स्टॉक लेंगे। हम यहाँ पर 20% डालेंगे, इसके बीच में लगभग 40% डालेंगे, और यहाँ पर बॉटम में हम अनदर 40% डालेंगे। हम हमारा पैसा स्टैगर्ड मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पैसा नीचे की तरफ आता है और प्राइस क्रॉस कर देता है 1935 पे, तो हम कोई चांस नहीं लेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम वहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे। क्योंकि अगर उसने इस रेड लाइन को तोड़ा है और काफ़ी मजबूती से तोड़ा है, थोड़ा बहुत ऐसा तोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर काफ़ी मजबूती से तोड़ा है तो हमें इस स्टॉक में रहना नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाला है। और जब स्टॉक 2050 को लगेगा वहाँ पर हम एग्ज़िट कर लेंगे। दोस्तों अगला स्टॉक देखते हैं, टाटा कंज्यूमर्स। इस स्टॉक का नाम पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेस था। कोरोना के जस्ट पहले इसने काफ़ी बड़ी जंप लगाई थी। आप देख सकते हैं तकरीबन 315 से लेके एक हाई बनाया था 2 हफ्ते के अंदर 395 तक। तो ये काफ़ी बुल स्टॉक था एक टाइम पे, और आप देख सकते हैं कोरोना के बाद भी इसने पहला जंप बनाया और उसके बाद RSI जो है पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रैकेट बनता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रैकेट बनता है टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस से। लेकिन हम जो है हमारा ऑप्शन एनालिसिस करके भी ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये पिंक लाइन जो है ये इसकी नियर टर्म हाई है, तो वो भी हमने यहाँ पर डाल दी है। और साथ में जो डॉटेड लाइंस हैं रेड और ग्रीन, रेड इज़ द रेजिस्टेंस एंड ग्रीन इज़ द मेजर सपोर्ट। इसके साथ में जो ऑप्शन चेन का मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, रेड इज़ द रेजिस्टेंस जो है लगभग 418 में, और 360 में इसका सपोर्ट है। तो ये भी चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर 15% की रेजिस्टेंस है, स्ट्रेंथ जो है 15% रेजिस्टेंस की 418 पे, और सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 85% सपोर्ट बना हुआ है 360 के प्राइस में। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेने होंगे, आपको इम्पल्सिव नहीं होना होगा। जब 360 की जो ग्रीन लाइन है जब यहाँ लगेगा, यहाँ पे हमें कॉल की बाइंग करनी है, और कहाँ करनी है, हो सके तो ये डॉटेड ग्रीन में करनी है। हमको एक मार्जिन रखना है। अगर स्टॉक थोड़ा नीचे भी आता है और वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ तक पहुँचता है तो भी हमें रिस्क नहीं है, हमारा पैसा पूरी तरह से डूबेगा नहीं। दोस्तों केयरफुली ट्रेड करना है अगर करना है तो। और यहाँ से जब स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि 360 पे काफ़ी मजबूत सपोर्ट है, हमने देख लिया ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन करंट मार्केट का जो कंडीशन है उसको देखा जाए तो यहाँ पर एक मजबूत ब्रेकआउट दिखाया गया है। एनीवेज यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं 390 से 396 पे, यहाँ पे 20% पैसा लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं अनदर 40%, और यहाँ पर हम लगाएंगे अनदर 40%। अगर हमने 10,000 रुपये सोच के रखा है कि हम टाटा कंज्यूमर में लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगभग 2,000 इन्वेस्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम 40% यानी 4,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बाकी 4,000 हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह से जो हमारा एवरेज है वो लगभग 370 के आसपास आ जाएगा। तो हमें हमारा पहला टारगेट 435 पे रखना चाहिए और दूसरा टारगेट 450 पे रखना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे स्टॉक आके रिवर्स लेगा तो ये रेंज में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगला स्टॉक है STR टेक। ये इंडस्ट्रियल केबल्स बनाती है और यहाँ पर इसकी एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। ये FNO स्टॉक नहीं है एंड देयरफॉर हम लोगों को ट्रेडिशनल वे में इसका टारगेट अचीव करना होगा। हम दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक रह चुका है, तो इसमें हमें 100% स्टॉप लॉस लगाना होगा। दोस्तों इसका जो नियर टर्म स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 137 के आसपास में। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 127 पे, तो यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक ये नीचे आएगा और लगभग ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक बार चक्कर लगाएगा। कहने का मतलब है 118 से
124 के बीच में यहाँ पर एक चक्कर लगाएगा। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है 20% हम यहाँ करेंगे 124 पे। इसके बाद जब स्टॉक यहाँ पर बीच में आएगा तो हम अनदर 40% डालेंगे और उसके बाद हम अनदर 40% डालेंगे यहाँ पे। अगर स्टॉक इसके नीचे गया, कहने का मतलब है 115 116 के नीचे गया, तो हमें स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि खतरा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और हमारा टारगेट जो है 137 के पास में, तो यहाँ तक एक चक्कर लगाने के चांसेस ज़रूर हैं इसके। तो हम इसीलिए बुलिश हैं इस स्टॉक में। ये काफ़ी ऊंचाई में आया है, काफ़ी जल्दी आया है और अब इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका RSI अगर आप देखें तो जस्ट 60 क्रॉस किया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस स्टॉक में। इसने एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया है और इस पॉजिटिव मोमेंटम के चलते ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इस वैल्यू तक पहुँचेगा। दोस्तों अगला स्टॉक है बेयर क्रॉप। ये काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कोरोना के 10 ईयर के टाइम पे ही इसने अपना रिवर्सल स्ट्रांगली स्टार्ट कर लिया था। ये लगभग 3000 की कीमत तक चला गया था और पिछले 3 महीने में ये ऑलरेडी डबल हो गया है पैसा। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस स्टॉक को हम डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इसे हैंडल कर सकते हैं उन्हें इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसका RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 66 पे है और ये FNO स्टॉक नहीं है, तो हम ट्रेडिशनल वे में इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। इसकी बाई प्राइस हमें दिख रही है इसके प्रेजेंट सपोर्ट के पॉइंट से लेके थोड़े नीचे तक, लगभग 6070 से लेके लगभग 5970 तक यहाँ पर इसकी एंट्री प्राइस होगी। और हम काफ़ी बुलिश हैं कि ये इसका जो हाई बना था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ तक एक चक्कर ज़रूर लगाएगा, जो है 6350 के आसपास। लेकिन जो इन्वेस्टर्स काफ़ी डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें स्टॉप लॉस चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं भाई स्टॉप लॉस दे, नुकसान होगा चलेगा, लेकिन एक गारंटेड नुकसान बता कितना में निकलना है, प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, नुकसान ज़्यादा नहीं होना है। तो उनके लिए एक स्टॉप लॉस भी हम बता रहे हैं। स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया है 5940 पर। ये काफ़ी क्लोज रेंज पे हमने किया है, लेकिन दिस इज़ द स्टॉप लॉस एंड इससे कम हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही क्लोज वैल्यूज़ और ओपन वैल्यूज़ जो है इस लाइन से गुजर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों हम आखिरी स्टॉक डिस्कस करेंगे, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना हुआ है 1340 पे और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 1273 के आसपास में। चलिए दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस में देखते हैं इसे किस तरह से लगाया जाता है। अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म चाल को देखें तो बहुत ही मजबूत चाल है। एक इसने अपना एक मोमेंटम बनाया है और उसी में चल रहा है। और यहाँ पर जो एक डाउन ट्रेंड आया था उसके बाद इसका RSI भी 60 प्लस हो गया और इसके बाद ये फिर से अपने पुराने मोमेंटम की चाल में आ गया है। दोस्तों इसने रिसेंटली अपना जो प्रीवियस हाई था 3-4 महीने पहले का, उसे तोड़ दिया है। तो कोरोना के टाइम पे जो पॉइंट पे ये पहुंचा था उस पॉइंट पे ये फिर से आ चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कीमत 730 रुपये की थी और ये तकरीबन दुगना हो गया, 1300 के आसपास में भी चल रहा है। ये FNO स्टॉक है। डेफिनेटली हम ट्रेडिशनल सपोर्ट को देखेंगे और साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस से इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। दोस्तों यहाँ जो पिंक लाइन है ये इसका नियर टर्म जो हाई आया था उसके पास का लाइन है, तो वहाँ तक तो हमें हमारा टारगेट उसको पकड़ के चलना ही है। डेली चार्ट कर लेते हैं और थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रेड है ये रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, और जो ग्रीन लाइन है ये मेजर सपोर्ट है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से हमने अभी देखा है कि जो सपोर्ट है ये 58% स्ट्रॉन्ग है। ये ग्रीन लाइन जो है 1273 का ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे आके हिट किया है बालाकृष्णा इंडस्ट्री के प्राइस ने। इसका इंडिकेशन यही है कि यहाँ से भी हमें बाइंग करनी है। हम बाइंग शुरू करेंगे
1300 से अगर स्टॉक कल ऊपर खुलता है और ऊपर की तरफ जाने की चाल रखता है तो हमें यहाँ पर 20% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सेकंड 20% हमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये इसका नेचुरल सपोर्ट है, तो एक यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो हमें इस बीच में जो है एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक बैलेंस लाइन बना हुआ है ऑप्शन चेन का और यहाँ पर एक नेचुरल सपोर्ट बना हुआ है ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर तकरीबन 1300 से नीचे तकरीबन 1280 के बीच में यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 20% यहाँ कर लेना चाहिए, 40% यहाँ कर लेना चाहिए और रुकना चाहिए अगर ये नीचे आता है कि नहीं, इसे देखना चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर भयंकर सपोर्ट बना हुआ है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, यहाँ से स्टॉक नॉर्मली ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद में अगला जो इसका मोमेंटम है वो दिख रहा है हमें 1340 पे। यहाँ पर एक रुकावट आ सकती है, तो अगर आप समझते हैं कि आपको यहाँ पर एग्ज़िट करना चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है कि दोबारा यहाँ आके फिर ऊपर आए इतने दिन का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि इसमें हफ्ते 2 हफ्ते लग सकते हैं इस बैरियर को तोड़ने में। तो अगर आपको नहीं लगता तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, टारगेट 1 इसे ही पकड़ सकते हैं। और जिन इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस है और टाइम है स्पेशली, और आपको पैसे की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप 1360 का भी टारगेट पकड़ सकते हैं। तो हमें यही लगता है कि जिस मोमेंटम के साथ ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, ये ऑटो सेक्टर में काम करती है और टायर्स बनाती है, तो वो हिसाब से इसका जो काम है, इसका फंडामेंटल है, तो इससे यही अंदाज़ा लगता है कि इसके प्रीवियस हाई पर जो अराउंड 1400 है, यहाँ तक एक चक्कर ज़रूर लगाएगा। और ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टारगेट हैं स्टैंडर्ड एनालिसिस के हिसाब से। फर्स्ट टारगेट इज़ एट 1340, सेकंड टारगेट इज़ एट 1360 एंड थर्ड टारगेट इज़ एट 1400। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, उसके जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। तो कल मिलेंगे फिर से दोस्तों आप लोगों से, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।